नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और अब बुलेटिन की शुरुआत। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात बीजेपी के मिशन 2022 की। देहरादून में खबर यह है कि बीजेपी की चुनावी तैयारियां हो रही है। 70 विधानसभा क्षेत्रों में तैनात होंगे कार्यकर्ताओं को किया जा रहा है ट्रेंड। और आज काशीपुर में 2 दिन की वर्कशॉप लगाई गई है। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश महामंत्री इसमें मौजूद रहने वाले हैं। 13 अगस्त को आएंगे बीएल संतोष, लेकिन ठीक उससे पहले ये सारी तैयारी की गई है। 70 विधानसभा क्षेत्रों में तैनात होंगे कार्यकर्ताओं को किया जा रहा है ट्रेंड कि किस तरह से चुनाव में उनको उतरना है, किस तरह से चुनाव में उनको काम करना है। आज काशीपुर में 2 दिन की वर्कशॉप का आयोजन इसको लेकर किया गया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष समेत प्रदेश प्रभारी, प्रदेश महामंत्री भी मौजूद रहने वाले हैं। वहीं अगर 13 अगस्त की बात की जाए तो बीएल संतोष भी यहां पर आने वाले हैं। वो भी बताएंगे कि किस तरह से 2022 की स्ट्रेटेजी होगी, लेकिन ठीक उससे पहले कार्यकर्ताओं की ये वर्कशॉप काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। तो बीजेपी चुनावी तैयारियों में जुट गई है और 70 विधानसभा क्षेत्रों में अब तैनात होंगे कार्यकर्ता, लेकिन उससे पहले उनको ट्रेंड किया जाएगा। और आज काशीपुर में इसी को लेकर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है जो 2 दिन तक चलेगा। इसमें प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश महामंत्री मौजूद रहेंगे, जो कि बताएंगे कि जीत किस तरह से मिलेगी, यानी जीत का गुरु मंत्र इन कार्यकर्ताओं को देने वाले हैं ये तमाम नेता। तो चुनावी तैयारियों में जुटी है बीजेपी। आज से काशीपुर में 2 दिन की होगी वर्कशॉप। कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। मिशन 2022 की तैयारियां हैं। काशीपुर में बीजेपी की ये वर्कशॉप काफी महत्वपूर्ण है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा तय हो गया है। नड्डा 20 और 21 अगस्त को उत्तराखंड आएंगे। नड्डा दोनों ही दिन हरिद्वार में रहेंगे और हरिद्वार से बीजेपी एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी है। 2 दिन के दौरे में जेपी नड्डा विधायक, मंत्री और सांसदों से मीटिंग करेंगे। इसके अलावा कोर ग्रुप मीटिंग, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्षों से भी नड्डा की मुलाकात हो सकती है। तो जेपी नड्डा का ये दौरा बेहद अहम 2 दिनों का ये दौरा होगा। और अब दौरे की तारीख भी आ गई है। 20 और 21 अगस्त को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। इस दौरान दोनों दिन वो हरिद्वार में रहेंगे और बीजेपी एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी इसको लेकर प्रस्तावित किया है। कार्यक्रम देहरादून हरिद्वार के बीच में हम लोग रख रहे हैं। एक कार्यक्रम हम सैनिकों वाला अलग से करेंगे, एक संतों से आशीर्वाद का भी अलग से होगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, बीजेपी ने अब पूरी तरह से कमर कस ली है। अगर 70 विधानसभा में कार्यकर्ताओं को उतारना है, किस तरह से काम करना है, तो इसके लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिससे तमाम जो बड़े नेता हैं वो इन कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र यहां से देंगे। तो कितना महत्वपूर्ण ये वर्कशॉप। और दूसरा, जेपी नड्डा आने वाले हैं, उसकी तारीख की भी घोषणा हो गई है, तो उसको लेकर किस तरह की तैयारी? बिल्कुल नीलू, सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी जिस मैनेजमेंट पे चलती है और खासतौर बूथ लेवल तक का मैनेजमेंट करती है। 70 विधानसभाओं में जो पूर्णकालिक होल टाइमर जो होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। 2 दिन का ही वर्कशॉप है काशीपुर में, जिसमें आज पहला दिन है और कल दूसरे दिन बीएल संतोष भी आएंगे जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है। तो कहीं ना कहीं सेंटर की पूरी नजर इस वक्त बीजेपी के यहाँ के प्रोसेस पे है। यहाँ पर इलेक्शन किस तरीके से फाइट करना है, बूथ पे, मंडल पे, शक्ति केंद्रों पे, और बड़ी संख्या में लगभग 11,235 बूथ हैं, 2364 यहाँ पर शक्ति केंद्र है, 252 मंडल हैं और इन सभी पे लगभग 10 लाख बीजेपी के जो वर्कर्स हैं उन सभी को किस तरीके से यहां पर बूस्ट किया जाए उसका मैनेजमेंट है। और इसमें अब आज प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश महामंत्री वहां पर मौजूद है काशीपुर में और आज ये वर्कशॉप हो रही है। इसके अलावा जो जेपी नड्डा का दौरा है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पहले ये दौरा हल्द्वानी का था, फिर यह हरिद्वार का तय हुआ, लेकिन अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि जेपी नड्डा देहरादून में रहेंगे और देहरादून से हरिद्वार जाएंगे। हरिद्वार में खासतौर पर जो इलाका रायवाला का जो देहरादून में आता है वहां पर उनका जो सैनिक है उनसे मुलाकात का कार्यक्रम रहेगा। हरिद्वार में उनका संतों से मुलाकात का कार्यक्रम है जेपी नड्डा का। जेपी नड्डा इससे पहले भी जब उत्तराखंड आए थे तो वो हरिद्वार से उन्होंने दौरे की शुरुआत की थी। जेपी नड्डा का दौरा कई मायनों में अहम है क्योंकि अब से लगभग 5 से 6 महीने के बाद उत्तराखंड में चुनाव होना है और जेपी नड्डा उस पूरी जो एक्सरसाइज इस वक्त उत्तराखंड में चल रही है बीजेपी की, उस एक्सरसाइज को देखेंगे। और बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज फिलहाल ये है नीलू कि आपने 2 मुख्यमंत्री यहां पर बदले, तीसरे मुख्यमंत्री आपके यहां पर है, आपकी सरकार यहां पर है, 57 विधायकों की सरकार 2000
2017 में आई थी। तो ऐसे में आपकी सरकार और संगठन का जो मैसेज है, क्या वो जनता के बीच सही है या उसको कहीं पर उसमें सुधार की जरूरत है? और पब्लिक के बीच ये भरोसा जगाना कि एंटी इनकम्बेंसी को किसी तरीके से कम किया जाए, नाराजगी को किसी तरीके से कम किया जाए, ये पूरी कवायद इस वक्त बीजेपी के अंदर चल रही है कि 2022 के इलेक्शन में 60+ का जो नारा बीजेपी दे रही है उसको कैसे यहां पर अचीव किया जाए। ठीक है दीपांकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी से मुलाकात की। सीएम धामी ने संसद भवन में अमित शाह से मुलाकात की और उत्तराखंड में विकास योजनाओं पर चर्चा की। सीएम धामी ने अमित शाह से कुमाऊं मंडल में एम्स बनाने और देहरादून में साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने का अनुरोध भी किया। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इन पर काम तेजी से होगा। मार्गदर्शन भी लिया है और बताया जैसे कि हमारे यहाँ पर एक टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन प्रस्तावित है, उसके संबंध में बात हुई है और एक रेलवे का हमारा प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसकी प्रगति के बारे में बात करी है। साथ ही साथ एक टनल जो देहरादून से टिहरी तक बननी है उसके संबंध में चर्चा की है। लखवाड़ ब्यासी का एक 300 मेगावाट का बिजली का प्रोजेक्ट है, उसके संबंध में भी मैंने चर्चा की है। साथ ही साथ कुछ स्वास्थ्य के संबंध में भी उनका मार्गदर्शन लिया है। और सरकार लगातार कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी दे रही है, लेकिन इसके बावजूद लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में लोग किस कदर लापरवाह हैं, देखिए जरा ये रिपोर्ट। राजधानी देहरादून के बाद उत्तराखंड के दूसरे सबसे अहम शहर हल्द्वानी में कोरोना को लोग एक बार फिर हल्के में लेने लगे हैं। विशेषकर मेन मार्केट के दुकानदार खासे बेपरवाह हो गए हैं। न्यूज 18 के कैमरे में ऐसी कई तस्वीरें कैद हुई जिसमें आम दुकानदार से लेकर केमिस्ट शॉप में दवाएं बेच रहे लोग भी बिना मास्क के ही ग्राहक को सामान बेचते दिखाई दिए। यही नहीं, बस अड्डे से लेकर सड़क तक भी लापरवाह लोग दिखे। लेकिन जैसे ही न्यूज 18 का कैमरा इनके पास पहुंचा, इन्हें आनन फानन में मास्क की याद आ गई और कैमरे के सामने अपनी गलती भी स्वीकार कर रहे हैं। सेहत के लिए मतलब ये मास्क बहुत जरूरी है। अभी गर्मी हो रही थी सर ना, इसलिए मैं भूल गया था थोड़ा सा, तो मैंने हटा दिया था। वैसे कंटिन्यू लगाता हूँ। अभी जो था ना सिंगल ही थे, वो ऐसा कुछ नहीं है। और मास्क जो है कंटिन्यू लगाते ही है और लगाना ही चाहिए मास्क। हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है। हमारी सुरक्षा के साथ साथ सामने वाले की भी सुरक्षा के लिए जरूरी। अपनी सुरक्षा तो यही है और सामने वाले की भी सुरक्षा। हालांकि बिना मास्क कोरोना को दावत दे रहे इन लोगों को पुलिस सबक सिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन लापरवाह लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा। कोविड संबंधित जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करने के लिए सबको बताया गया था, उनको एजुकेट भी किया गया था। तथा संबंध में जो लोग नहीं मान रहे हैं उसमें भी हमारी जो चालानी कार्रवाई है वो डेली थाने वाइज चल रही है। जाहिर है कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बीच मास्क को लेकर छोटी सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है, लेकिन लोगों के रवैये से साफ है कि वो कोरोना की दूसरी लहर में हुई मौतों को भूलते नजर आ रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और चमोली से खबर लेते हैं, जहां पर थराली चैपड़ों के पास पिंडर नदी के किनारे मंदिर परिसर में खून से लथपथ शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक चैपड़ों गांव का रहने वाला है। सुबह एक युवक मंदिर में पूजा करने पहुंचा तो उसने शव को देखा, जिसके बाद उसने लोगों को इस बात की सूचना दी। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर में एक बाबा कुछ दिनों से रह रहा था, जो घटना के बाद से फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। और टेहरी के नरेंद्र नगर में आशा किरण सेवा आश्रम के नाम से संचालित किए जा रहे वृद्धाश्रम पर लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसको लेकर सिविल जज द्वारा जिला समाज कल्याण विभाग से रिपोर्ट मांगी गई। जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सिविल जज द्वारा जब आश्रम का निरीक्षण किया गया तो वहां गंदगी और आश्रम की दयनीय स्थिति देखने को मिली। इसके बाद नरेंद्र नगर तहसील प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन उन्हें इस आश्रम के संचालन के बारे में जानकारी नहीं थी। इसके बाद इसे लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। जिलाधिकारी मैडम से बात की या तहसील प्रशासन से बात की या पुलिस थाने से बात की तो उन्होंने भी उक्त आश्रम के संचालन की जानकारी से अनभिज्ञता जताई और उनकी जानकारी में भी उस आश्रम का संचालन नहीं है। तो ये एक बड़े गंभीर विषय है।
और उत्तराखंड में 35 से ज्यादा खेल एसोसिएशन चल रहे हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन एसोसिएशन में 60% लोग ऐसे जिन्हें खेलों को बढ़ावा देने से कोई लेना देना नहीं। यही नहीं, ज्यादातर एसोसिएशन में पॉलिटिकल प्रभाव ज्यादा नजर आता है। उत्तराखंड में खेल और खिलाड़ियों को लेकर कोई सक्रियता नहीं दिखाई देती है। कहने को प्रदेश में 35 से ज्यादा खेल एसोसिएशन हैं, लेकिन इनमें खिलाड़ियों से ज्यादा अपने चहेतों के हितों को फायदा पहुंचाने का काम ज्यादा दिखता है। ऐसे में खिलाड़ी ही इन खेल संघों पर सवाल उठाते हैं। एसोसिएशन की क्या बात है मैडम, क्योंकि क्या होता है कि हर जगह करेक्शन चलता है। करेक्शन की वजह से जो है बच्चा जो पीछे रह जाता है, और बच्चे जो हैं अगर ये सब कर भी पाते हैं तो उन्हें जो पूरा फैसिलिटी नहीं मिल पाती बिल्कुल भी। एसोसिएशंस हैं हमारे उसमें। अब जैसे कई स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिसमें 3 से 4 एसोसिएशंस हैं, तो एक कॉमन गोल नहीं है किसी का भी कि भी किस तरीके से स्पोर्ट को उत्तराखंड स्टेट में हमने आगे बढ़ाना है। खेल जानकारों के मुताबिक पिछले 20 सालों में प्रदेश में खेल में भी राजनीति हुई है। ज्यादातर खेल संघों में नियमों का पालन ही नहीं होता। वहीं खेल मंत्री खेल नीति का हवाला देकर खिलाड़ियों के हितों की बात कर रहे हैं। भारतीय ओलंपिक संघ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसमें बड़ा क्लियर है कि लोकल एसोसिएशन में लोकल लोग होने चाहिए। अब कैसे बाहर के लोग आ रहे हैं, कौन उन्हें ला रहा है, इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट को एक जांच करानी चाहिए। दूसरा क्या है कि जो बेसिकली आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, उनके लिए क्लियर गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है कि आप एक टर्म सर्व कर सकते हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आप एक टर्म सर्व कर सकते हैं। अगर आप खेल विभाग में हैं तो खेल विभाग का कोई भी आदमी किसी भी खेल संघ में नहीं हो सकता, क्योंकि वो हितों का टकराव है। इसे सरकार ने बड़े मन के साथ हमने खेल नीति बनाई है, और इस खेल नीति में बच्चों को खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए हमने नई खेल नीति में व्यवस्था की है कि अगर जो ओलंपिक में मेडल जीतेंगे तो समूह कै की नौकरी, कॉमनवेल्थ में जीतेंगे तो खै की नौकरी, और उससे नीचे नेशनल इंटरनेशनल कोई मेडल जीत के लाते हैं तो उनको समूह गै की नौकरी में, यानी सरकारी सेवा में हम उनको अवसर देंगे तो निश्चित ही कहीं ना कहीं बच्चे उसके प्रति आकर्षित होंगे और खेलों में आगे बढ़ेंगे। साथ ही बच्चों को ट्रेनिंग पार्ट पे हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा एक अलग से एक फंड की स्थापना हो, जिससे बच्चों को ट्रेनिंग लेने में कभी कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जब खिलाड़ी जीत कर आए तो उनका सम्मान जरूरी है, मगर अगर खिलाड़ी को ही आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तो वो दूसरे राज्यों से खेलने को मजबूर होगा ही। इसका सबसे ताजा उदाहरण है वंदना कटारिया। न्यूज 18 के लिए हरिद्वार से पुलकेश शुक्ला के साथ देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और पहाड़ों में लगातार बढ़ रहे गुलदार और इंसान के बीच के संघर्ष की घटनाओं के बीच वन विभाग द्वारा शुरू किए गए लिविंग विथ लेपर्ड प्रोग्राम का असर अब देखने को मिल रहा है। टेहरी में 2017 में शुरू किए गए इस प्रोग्राम से गुलदार और इंसान के बीच के संघर्ष की घटनाओं में कमी आई है और लोग जागरूक हो रहे हैं। टिहरी में साल 2000 से अभी तक गुलदार और इंसान के बीच संघर्ष की कुल 161 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 35 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, तो वहीं 126 लोग घायल हुए हैं। गुलदार और इंसान के बीच सबसे ज्यादा संघर्ष के मामले 2002 में सामने आए थे, जब 16 घटनाओं में 14 लोग घायल हुए थे और 2 लोगों की जान गई थी। वहीं बढ़ती घटनाओं को देखते हुए 2017 में वन विभाग ने महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और निजी संस्था के साथ मिलकर लिविंग विद लेपर्ड कार्यक्रम चलाया और वन विभाग के 7 लोगों को जागरूक किया। इसका असर अब दिखने लगा है। लिविंग विद लेपर्ड्स का जो फिलॉसफी है, द फिलॉसफी इज दैट हमें लेपर्ड के साथ जीना सीखना चाहिए, क्योंकि हम लेपर्ड को तो सिखा नहीं सकता है। लेपर्ड एक एनिमल, निर्दलीय इंडिपेंडेंट एनिमल। लिविंग विद लेपर्ड प्रोग्राम के तहत स्कूली बच्चों को भी शामिल किया गया और डॉक्यूमेंट्री और नुक्कड़ सभाओं के जरिए उन्हें जागरूक किया गया। इसका ये असर हुआ कि 2017 के बाद गुलदार और इंसानों के बीच संघर्ष की घटनाओं में कमी आई। 2018 में 8, 2019 में 0, 2020 में 4 और 2021 में अब तक 1 घटना सामने आई है। जब से 2017 से कार्यक्रम चलाया गया है लिविंग विद लेपर्ड, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। लोगों में जागृति आई है। इस एनजीओ ने और जो आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जिस प्रकार से मिल करके एक जो जागृति का अभियान किया है, तो लोगों ने लेपर्ड के साथ जीना सीखा है। टिहरी में लिविंग विद लेपर्ड प्रोग्राम के जरिए जहां लोगों को गुलदार के व्यवहार को समझने में मदद मिली है, वहीं लोगों में जागरूकता भी देखी जा रही है, जिससे गुलदार और इंसान के बीच संघर्ष की घटनाओं में कमी आई है, जो कि भविष्य के लिए भी एक अच्छा संकेत है। सौरभ सिंह, न्यूज 18, टिहरी।
और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चमोली के रैणी तपोवन आपदा पीड़ितों के लिए खाने, रहने और स्वास्थ्य की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने आपदा के बाद तैयार ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करने का आदेश भी दिया है। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।